स्वात पुलिस के मुताबिक मालम जब्बा रोड पर गैर मुल्की सफ़ीरों के काफिले की सिक्योरिटी पर मामूर एक पुलिस मोबाइल के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाके में पुलिस एहलकार बुरहान शहीद जबकि सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए। DPO स्वात डॉक्टर जाहिदुल्लाह के मुताबिक पुलिस मोबाइल 10 से ज़ायद ममालिक के सफ़ीरों के काफिले की सिक्योरिटी पर मामूर थी। तमाम सफ़ीरों की गाड़ियाँ महफूज रहीं। वाक़े के बाद तमाम सफ़ीर इस्लामाबाद पहुँच गए। पुलिस का कहना है कि ये तमाम सफ़ीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मंगोरा की तकरीब में शिरकत के बाद मालम जब्बा जा रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने स्वात धमाके की मजम्मत करते हुए आला पुलिस हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। चैम्बर का दौरा करने वाले गैर मुल्की सफ़ीरों में रूस, ईरान, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान और इथोपिया के सफ़ीर शामिल थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पुलिस गाड़ी को IED धमाके का निशाना बनाया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने धमाके की मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हमारे आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्द अनासर न सिर्फ मुल्क कौम बल्कि इंसानियत के दुश्मन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी स्वात धमाके की मजम्मत की है। धमाके में जख्मी एहलकारों को तिब्बी इमदाद के लिए सैदू शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने स्वात धमाके की मजम्मत करते हुए पुलिस के आला हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने कहा कि शहीद एहलकार के अहल खाना की भरपूर माली आनत की जाएगी, उन्हें तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। ये भी कहा कि आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। और गैर मुल्की खबर एजेंसी ने खबर दी है कि सिक्योरिटी अहदेदार ने बताया है कि गैर मुल्की सफ़ीरों का सिक्योरिटी स्क्वाड धमाके का निशाना बना है। धमाके के बाद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में लिया। इलाके में कर्फ्यू नाफिज करके सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम ने इंतशारी सियासत मुस्तरद करके माशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी है। जलसों के मैदान भरने की बजाय अवाम की माशी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जलसे 2028 में करेंगे। अभी अवाम से किए गए वादे पूरे करने की मेहनत का वक्त है। सियासी इंतशार का मतलब अवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासिर करना है। मुआशी चैलेंज और दहशतगर्दी से निमटने के लिए विफाक, सूबों और इदारों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि महंगाई सिंगल डिजिट में वापस आई है, माशी हालात बेहतर हो रहे हैं। विफाकी हुकूमत सूबों से मिलकर अवामी मसाइल के हल की पॉलिसी पर कारबंद रहेगी। और जाहिर है कि हर चीज़ तरक्की पजीर हुआ करती है, ख़ास तौर पर जब हम साइंस की दुनिया में जाते हैं तो हर ज़माने का साइंस उसकी अपनी एक थ्योरी होती है और उस ज़माने के जो साइंसदान होते हैं वो अपने मुशाहिदात की हद तक दुनिया से इंसानियत से बात करते हैं और अपनी इजादात पेश करते हैं। लेकिन ये है कि ज़माना जब बदल जाता है तो इंसान की तफ्तीश साथ साथ रहती है और उसकी तहकीक भी जारी रहती है। उसमें वक्त के साथ साथ तरक्की आती है, तब्दीली आती है। तो जाहिर है कि हम उन तब्दीलियों से उसी वक्त फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जब हम वो माहौल भी पाकिस्तान को देंगे। इस वक्त पाकिस्तान में न तो सियासी इस्तेहकाम है, न हम माशी तौर पर मुस्तहकम हैं, न दुनिया हमारे साथ अभी तक कारोबार करने के लिए आमादा हो रही है। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जिनको पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में तशवीश है वो भी परेशान खड़े हैं कि पाकिस्तान को हम कैसे बचाएं। दुनिया में वो क़ुव्वतें भी हैं जो पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर तो न हमारा आईन महफूज है, न हमारा कानून महफूज है, न हमारा महफूज है, न हमारे इदारे महफूज हैं। हर इदारा चाहता है कि मैं अपने दायरे कार से आगे बढ़कर दूसरे इदारों के अंदर मुदाखलत कर सकूं, उन्हें ही कर सकूं। अपनी क़ुव्वत की बालादस्ती के लिए सब हाथ पांव मार रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि हम अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं, हम कमज़ोरियों की तरफ जा रहे हैं। हम एक ही बात करना चाहते हैं कि इदारे अपने दायरे कार के अंदर रहते हुए काम करें और ताकतवर बने। हम फौज को भी ताकतवर देखना चाहते हैं कि हमारी दिफाई क़ुव्वत है। हम अदलिया को भी ताकतवर देखना चाहते हैं कि उसी से लोगों को इंसाफ मिलती है। हम पार्लियामेंट्स को भी अपनी दायरा-ए-कार तक महदूद रखना चाहते हैं ताकि वो अपनी कानून साजी का और अवाम के मसाइल पर बहस करने का और उसके लिए रास्ता निकालने के लिए ताकतवर किरदार अदा कर सके। लेकिन आज एक एक इदारा हमारा
کمزوری کی طرف جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم آئین پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارا آئین یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے ہم سب کے بیچ میں، چاروں صوبوں کے بیچ میں، تمام قومیتوں کے بیچ میں، تمام افراد کے بیچ میں، اور وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے مطابق عمل درآمد کیا جائے۔ اگر آئین پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ہم اسی قسم کے اضطراب کا شکار ہوں گے، عدم استحکام کا شکار ہوں گے، جس طرح کے ماحول میں آپ روزانہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان چیزوں سے نکلنا چاہتے ہیں اور آئیں، تبدیلیاں لائیں۔ وقت کے حالات کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بڑھتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں، آپ ضرور تبدیلیاں لائیں، لیکن اس میں لوگوں کو آپ کا مخصوص سیاسی مفاد نظر نہ آئے۔ جہاں آپ بہت اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے نظریے کے ساتھ ایک اچھی تجویز سامنے لاتے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ بھی ادراک ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا ایک اپنا مخصوص سیاسی مفاد پنہاں ہے، تو وہاں اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ کیسے آپ اعتماد برقرار رکھیں گے؟ کیسے پارلیمنٹ اپنا اعتماد برقرار رکھے گی؟ کیسے ہمارے حکمران اپنا اعتماد برقرار رکھ سکیں گے اگر ہم نے واقعی پبلک کے اندر اعتماد پیدا کرنا ہے؟ اب آج کل ہر عام آدمی اور ہر نوجوان صبح و شام کی تغیرات سے آگاہ ہے۔ آپ کسی کو خوبصورت الفاظ کے ساتھ اب دھوکہ نہیں دے سکتے، حقائق کی طرف جانا ہوگا اور ان حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ان کے اصلاح کے لیے آپ کوشش کریں اور ضرورت کی بنیاد پر کریں، ملک اور قوم کی ضرورت کو ضرورت سمجھیں، اپنی ذاتی ضروریات کو ترجیح نہ دیں۔ ابھی آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ کل کے جلسے سے متعلق پنجاب کی فارم 47 والی حکومت نے جو حرکت کی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ملک میں سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق صرف سرکاری ٹی وی کا خبرنامہ ہی چلتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے ایک ریاست دو دستور نامنظور کا نعرہ بھی لگایا۔ یہ جو کل جلسے کے اندر ایک سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق یہ جو حرکت کی ہے پنجاب حکومت نے، فارم 47 کی اس حکومت نے، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ صرف پی ٹی وی کا جو ایک خبرنامہ ہے وہ اس کے مطابق اس ملک میں دیکھا ہے ہم نے۔ اس ملک میں تو سٹینڈرڈ رولز بھی نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں کہتے ہیں اور ہمارا مطالبہ اور ہماری ایک تحریک ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان ہمیں چاہیے، اور ایک ریاست دو دستور نامنظور، یہ ہماری تحریک ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر دو طرح کے قانون ہیں، کمزور کے لیے اور قانون ہے، طاقتور کے لیے اور ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی تحریک کو حاصل کرنے تک انشاءاللہ یہ تحریک جاری رکھیں گے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ اسرائیلی اخبار میں شائع مضمون نے بانی پی ٹی آئی کے دوگلے پن اور تضادات کو بے نقاب کر دیا ہے۔ یروشلم پوسٹ میں شائع ہونے والے مضمون میں بانی پی ٹی آئی کو ایسا ہم خیال لیڈر قرار دیا گیا ہے جو اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانا چاہتا ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کا جو مضمون سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ایک ایسے عملیت پسند لیڈر ہیں جن سے اسرائیل سے متعلق پاکستان کی دیرینہ پالیسی میں تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یروشلم پوسٹ میں شائع مضمون میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر نومبر کے امریکی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہوتے ہیں تو ٹرمپ کی پہلے دورے صدارت میں طے پانے والے ابراہیم ایکارڈ میں مزید وسعت آ سکتی ہے۔ یروشلم پر جو پوسٹ سامنے آئی ہے اس میں مضمون لکھا گیا ہے، اس میں ہیری ریچر برطانوی پارلیمنٹ کے اسرائیل نواز رکن کے مشیر اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا اسرائیل کے بارے میں موقف واضح ہے، حکومت کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ لاہور کے کامیاب جلسے سے توجہ ہٹانے کے لیے دور دور سے مواد ڈھونڈ کر لا رہی ہے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ میں شائع مضمون پر رد عمل دیتے ہوئے بیرسٹر سیف نے کہا کہ اگر یہودی میڈیا نے بانی پی ٹی آئی کی تعریف کی ہے تو بانی پی ٹی آئی کو اس کی وضاحت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ان لوگوں کو مودی سے تعلقات اور بھارتی انجینئرز کی وضاحت دینی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی تعریف یہودی میڈیا نے کی ہے تو ان سے پوچھیں بانی وضاحت کیوں دیں۔
वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि सेहूनी लॉबी बानी पीटीआई को दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। बानी पीटीआई ने जो अपना तशख़्ख़ुस बनाया है उसका मकसद पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कायम करना है। बानी पीटीआई ने मुहिम चलाई कि सादिक खान को मेयर लंदन के लिए वोट ना दिया जाए। सोशल मीडिया के जरिए जहर लोगों के जहनों में उतारा जा रहा है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि इसराइली लॉबी के साथ बानी पीटीआई के ताल्लुकात नई बात नहीं। तहरीक इंसाफ वजाहत दे कि इसराइल इसका हामी क्यों है। इसराइल को क्यों यकीन है कि इससे मुतालिक अवामी राय और फौजी पॉलिसी बानी पीटीआई ही बदल सकते हैं। बानी पीटीआई रोज अडयाला जेल से पैगाम भेजते हैं। अखबार के दावों की भी वजाहत कर दें। रहनुमा पीटीआई शुएब शाहीन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वजाहती फैसला इलेक्शन कमीशन की बदनीयती की वजह से जारी हुआ। फुल कोर्ट के 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों पर वजाहती फैसला दिया है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पिटीशन कब फाइल हुई ये रिकॉर्ड मंगवाने पर पता चलेगा। शुएब शाहीन ने कहा कि अभी जजों ने तफसीली फैसला लिखा नहीं और पहले ही अक़लियती नुक्ता नज़र सामने आ गया है। इसी प्रोग्राम में बात करते हुए रहनुमा नून लीग बिलाल अजहर क़यानी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में गैर मामूली वजाहत पर सवालात जायज़ हैं। जिस फरीक ने कहा कि वो मखसूस सीटें नहीं मांग रहे उन्हें दे दी गई। इलेक्शन कमीशन जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करता तब तक ये स्टेटस को बरकरार रहेगा। बेहतर होगा तफसीली फैसले के बाद नजरसानी अपील में मामला अदालत में ही हल हो। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि अगर IMF का फ्रेमवर्क लेकर आगे चलना है तो क्या हम हाथ खड़े कर दें और मुल्क को दिवालिया होने दें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। हमारी रेटिंग बेहतर होगी और हम बाज़ाब्ता IMF प्रोग्राम में जाएंगे। वो जो $600 मिलियन का जो एक बैंक का लोन है उसकी मेरे ख्याल से अहमियत शहजाद साहब सिर्फ ये है कि आज हमें ये देखना चाहिए कि दुनिया के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं शायद पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। जो कीमत है वो बिल्कुल एक अपनी जगह मसला मौजूद है, बट जिस तरह हमारी रेटिंग्स इंप्रूव होंगी और हम फॉर्मल IMF प्रोग्राम के अंदर जाएंगे तो बहुत सी और फैसिलिटीज आप देखेंगे पाकिस्तान के लिए उनके दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। अब आप आ जाएं कि आपने अंडर फाइलिंग को किस तरह से चेक करना है, तो उसके अंदर टॉप 1% हो कि लास्ट 1% हो। द फैक्ट इज कि FBR के अंदर वो कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि वो फाइल्ड रिटर्न्स को उसका एक अच्छी क्वालिटी का उसका ऑडिट कर सके। तो इट इज अबाउट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द FBR। वजीर आजम साहब ने इस हद तक कहा कि आपको जिस किस्म के वसाइल चाहिए मैं देने को तैयार हूं, आप वो लें और अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करें। इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान लड़ाई का दायरा फैल गया है। इसराइल लबनान कशीदगी में इराकी गिरोह भी शामिल हो गया है। इराकी ग्रुप IRI ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। इसराइली फौज ने हमले की तस्दीक कर दी। यमन के हौथी ग्रुप ने भी इसराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से नए हमले करने का ऐलान कर दिया। हिजबुल्ला ने इसराइली शहर हीफा पर 85 रॉकेट हमले किए। अरब मीडिया के मुताबिक रॉकेट से कई मकामात पर आग लग गई। हिजबुल्ला ने दावा किया है कि लबनान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले रमाद डेविड एयरबेस और इसराइली टेक कंपनी रफाइल को निशाना बनाया गया। हाइफा शहर में कई घर और गाड़ियां भी इन रॉकेटों का निशाना बनी। हिजबुल्ला के रहनुमा नईम कासिम का कहना है कि इसराइल के साथ हिसाब किताब की खुली जंग शुरू हो गई है। इसराइल ने 24 घंटों में लबनान पर 400 हमले करने का दावा किया है। लबनान में पेजर धमाकों की तहकीकात में भारतीय नजाद नॉर्वेजियन शहरी रिंसन जोस का नाम आने पर भारत में रिंसन के केरला में घर की निगरानी सख्त कर दी गई है। रिंसन उस कंपनी के बानी हैं जिसने हिजबुल्ला को पेजर्स की फरोख्त में सहूलत दी थी। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के इलाके रामल्ला में कतरी न्यूज़ चैनल अल जजीरा के ब्यूरो दफ्तर पर धावा बोल दिया। मुसल्लह एहलकारों ने दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की। 45 दिन के लिए ब्यूरो ऑफिस को बंद करने का हुक्म दे दिया। ये कार्रवाई बज़ाहिर उस वीडियो के नशर करने पर रद्दअमल के तौर पर की गई जिसमें इसराइली फौजी ड्रोन की गाजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के शवाहिद नजर आ रहे थे। ये वीडियो अल जजीरा को अल क़साम ब्रिगेड की जानिब से मौसूल हुई थी। उधर इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। इसराइली फौज के साबिक सरबराह और साबिक जनरल्स भी एहतजाज में शरीक हो गए। इसराइली पुलिस ने एक्शन करते हुए एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक साबिक आर्मी चीफ को हिरासत में ले लिया। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी हैं। कल से अब तक मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। खान यूनस और देर अल बलाह में एक बार फिर इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई हैं। जर्मनी में इसराइली मजालिम के खिलाफ फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करते लोगों के खिलाफ पुलिस ने क्रैकडाउन किया है। फलस्तीनी परचम लहराता 10 साल का बच्चा भी जर्मन पुलिस एहलकारों से ना बच सका। खौफजदा दिखाई देते बच्चे ने बहुत दूर तक दौड़ लगाई लेकिन बिलाखिर पुलिस एहलकारों की गिरफ्त में आ गया। सोशल मीडिया पर बच्चे को खौफजदा करने और हिरासत में लेने की मजम्मत की जा रही है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान कराची पहुंच गए हैं। काफिले की सूरत में शराय फैसल से होते हुए सी व्यू पहुंचेंगे। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी से। कामरान, एमल वली की रैली कहां तक पहुंची है?
جی ایمل ولی کی ریلی شارع فیصل سے ہوتی ہوئی ڈیفنس اور اب یہ خیابان اتحاد سے سی ویو پر پہنچ چکی ہے ان کی ریلی. بہت بڑی ایک ریلی ہے جس کی قیادت کر رہے ہیں شاہد سید ان کے ساتھ ہیں, اور عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے جو دیگر رہنما ہیں وہ بھی ایمل ولی کے استقبال کے لیے کراچی ایئرپورٹ پہنچے تھے, اور 6 بجے ایمل ولی کراچی پہنچے تھے, اور اس کے بعد ان کی جو ریلی ہے وہ ایک بہت بڑی جلوس کی شکل میں